तो दोस्तों आईसीएफ बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसी आपका आ चुके हैं। 19,838 पदों पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिला है। तो इस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आईसीएफ हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो क्लास 10th का सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस पर आधारित सारा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्न आज की इस वीडियो में मेंशन किया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में स्कोर भी बताइए कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। हम सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है कि भारत में पहली बार कब और कहां धूम्रपान निषेध कानून पारित किया गया था। तो धूम्रपान निषेध कानून जो है कि 1863 में ही यह पारित हुआ था और यह कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ है। तो कहाँ किया गया है, कोलकाता 1863 ईस्वी में। अच्छा, ये किसके समय में पारित हुआ था, ब्रिटिश के समय में ही पारित किया गया था। तो हो सकता है ये प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें क्या कहा गया था कि जो सार्वजनिक स्थान होता है वहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, क्या है, निषेध यानी कि प्रतिबंध किया गया है। अगला है कि तिलका मांझी को कब फांसी दी गई। देखिए तिलका मांझी को 1785 में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भारत में पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कौन था, तिलका मांझी था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कब शुरू किया था, 1784 में इसने विद्रोह शुरू किया था। किस क्षेत्र में, तो भागलपुर का सुल्तानगंज वाला क्षेत्र। फांसी इसको कहाँ दिया गया था, तिलका मांझी चौक पर दिया गया था जो भागलपुर में है। बात समझे, इतना फैक्ट आप इससे संबंधित जरूर याद रखिएगा, प्रश्न बना लीजिएगा आप। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, स्टार मार्क याद रखिए, प्रश्न छपने वाला है। तो 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की यहां पर बात किया गया है तो इसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी भारतीय, वो 1953 में बनी थी। कौन बनी थी, पंडित विजया लक्ष्मी, याद रखिएगा। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि विजया लक्ष्मी पंडित जो है ये सबसे पहले कह सकते हैं कि आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखेंगे आप सभी। कब, 1953 में, प्रश्न याद रहेगा। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, स्टार मार्क याद रखिए, छपने वाला प्रश्न है, इसको 2 स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 सीट, याद रखिएगा, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न 2022 में भी पूछ लिया गया था और फिर 2023 में भी ये एक प्रश्न को उठा के पूछा गया है, यानी कि एक ही प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। तो क्या लगता है आगे आपका पेपर होगा तो वहां नहीं बन सकता है, बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से संबंधित क्या याद रखना है, ध्यान देंगे आप सभी कि कुल सीटों की संख्या कितना है जो आरक्षित है, 131 सीट है। जिसमें एससी की बात किया जाए तो एससी के लिए जो है 84 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए बात किया जाए तो 47 सीट आरक्षित है, याद रखेंगे आप सभी। बात समझे, कुल 131 में एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84 सीट है। इतना फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। देखिए नर्मदा हो गया, सोन हो गया और जोहिला, ये सभी आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। जबकि ताप्ती का उद्गम की बात किया जाए तो ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला होगा, याद रखिएगा आप सभी। सतपुड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ताप्ती यहां पर नहीं होगा, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो सबसे अच्छा उपाय की बात पूछा गया है, तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना ही सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, इसको स्टार मार्क याद रखिए, छपने वाला प्रश्न है। एलपीजी का क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, जो कि हम सभी घरेलू उद्योग में उपयोग करते हैं। एलपीजी प्लस में कह सकते हैं कि एलपीजी जो होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें प्रोपेन होता है, ये याद रखिएगा। प्रोपेन प्लस क्या होता है, ब्यूटेन होता है, तो ये एक याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल है। देखिए अपतटीय तेल की बात किया जाए तो जो मुंबई हाई है ये क्या है,
अपतटीय तेल है और जो सबसे बड़ा अपतटीय तेल का भंडार या तेल क्षेत्र है, भंडार नहीं तेल क्षेत्र की बात किया जाए तो सबसे बड़ा आपका तेल क्षेत्र है अपतटीय में कौन, मुंबई हाई। और इसका खोज कब किया गया था, 1974 में किया गया था। सबसे पहले तेल कहाँ खोजा गया था, डिगबोई में जो असम में पड़ता है, याद रखिएगा पहला कुआं वहीं खोजा गया था। देखिए आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशन पे वहाँ थ्योरी क्लास चलेगा बिल्कुल टॉपिक वाइज, तो आपसे जाके तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिनिमम फी में। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से युवा शक्ति जीके क्विज सर्च कर लीजिएगा, जो चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन है। तो आप सिर्फ डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा मोबाइल नंबर देके, उसके बाद कोर्स में आप शामिल हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रॉलेक्ट कानून का उद्देश्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉलेक्ट एक्ट। क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपके पेपर में, तो राइट आंसर हो जाएगा काला कानून कहा जाता था। इसको पता है आप सभी को, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। और इसे हम सभी क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। और रॉलेक्ट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता है आप सभी को, बिल्कुल। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कारण क्या था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उसी के लिए जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित किया गया था। जनरल ओडायर ने अन्नाधुन गोली चलवा दिया था, बस इतना याद रखिए। इनमें से कौन वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में होगा चेस्ट नट वृक्ष जो है यह आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है। ये वन जो होता है आपका, ये आपका जहाँ ठंडे क्षेत्र होता है, कौन क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र और समशीतोष्ण जलवायु जहाँ होता है वहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये आपको वन देखने के लिए मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। देखिए जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए क्लास मिल रहा है या आपके लिए क्लास है स्पेशल, तो नीचे अंगूठा का बटन है ज़रूर आपसे दबा के लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इसी साइड में आपको एक सब्सक्राइब बटन होगा वाइट कलर में, उसको दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक घंटी बनकर आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ध्यान देंगे आप सभी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, जनता करता है। और अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा भी दिया था लोकतंत्र को लेकर। किसने, अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। यह हो सकता है कि ये परिभाषा आपको दे दिया जाए और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दिया था, कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यह परिभाषा किसने दिया था, यह कथन किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने दिया था। बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में, अभी बताए थे। और सबसे पहला कुआं कहाँ खोजा गया था, असम के डिगबोई वाला क्षेत्र में। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो देखिए हुगली नदी आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलता है ना। तो कोलकाता हावड़ा वाला क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ये क्षेत्र भारत के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्या बताएं, सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र है आपका हुगली वाला औद्योगिक क्षेत्र, जो कोलकाता हावड़ा वाला क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। सबसे पहले ये समझिए कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री बनते तो उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा को हम सिर्फ उच्च सदन कहते हैं, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पदेन सभापति, कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। देखिए झारखंड को 15 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा मिला था, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसी दिन जो है कि झारखंड निर्माण को रखा था और इसी दिन स्थापित किया था। बिहार से अलग करके कराया गया था। बिहार के कुल 100% भाग में से जमीन का जो भाग था उसमें 46% झारखंड को मिला और 54% बिहार को मिला था, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल
का मौसम नहीं है। तो फसल का मौसम क्या होता है? खरीफ होता है जिसमें कि धान उगाया जाता है, रबी होता है जो कि गेहूं चना मटर होता है, जायद फसल होता है जो कि खरीफ फसल और रबी फसल के बीच का समय होता है जिसमें कि ककड़ी खीरा तरबूज सब उगाया जाता है, जबकि सर्दी कोई आपका फसल का मौसम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? गलत है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताए थे अभी कि अगर राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। और हर 2 साल में जो होता है 1/3 सदस्य रिटायर होता है, हर 2 साल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य 2 साल में रिटायर होता है? 1/3 सदस्य होता है। लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, और ये भंग हो जाता है लोकसभा, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झील है? तो यहाँ एशिया की बात किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। तो भारत और एशिया में हो तो वो बुलर झील ही होगा जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ विश्व की बात नहीं किया गया, यहाँ क्या बात किया गया है? एशिया की। अगला है बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं? 7.4%, 7.84% पर वनों का विस्तार है झारखंड में। और अधिकांश वन जो है बिहार की यहाँ पर बात किया गया है, और अधिकांश वन जो है बिहार में वो दक्षिण वाला क्षेत्र में है जो झारखंड के साथ सीमा साझा होता है। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना जो है ये आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी, और ये आपका थॉमस पेन ने किया था। किसने? थॉमस पेन ने, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में थॉमस पेन ने। अगला है 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? तो यहाँ 1990 की दशक की यहाँ पर बात किया गया है। तो इस समय पदार्थ की 5 अवस्था तक ढूंढ चुका था। 5 अवस्था कौन कौन सा था? एक आपका ठोस था, एक आपका द्रव्य था, और एक आपका गैस था, और पदार्थ का चौथी अवस्था कौन था? प्लाज्मा था। पता है आप सभी को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। और एक आपका बोस आइंस्टीन वाला अवस्था था। तो कुल 5 अवस्था को ज्ञात किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इससे पहले वाला सेशन में आपको बताए हैं पूरा जितने भी एसआई मात्रक था। तो विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है, आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा? देखिए, एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा था और हवा में जाएगा तो क्या होने लगेगा? तैरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा उसके बाद हवा में तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो देखिए, राइबोसोम की यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे पहले ये समझिए कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पता है आप सभी को? बिल्कुल। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए हो जाएगा, केंद्र स्थल होता है राइबोसोम। राइबोसोम आपको एक छोटा छोटा बिंदा के आकार में देखने के लिए मिलता है जो कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर में रहता है। जैसे कि एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, वहाँ पर राइबोसोम नहीं होता है, खुरदरी वाला में होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दक्षिण भारत की तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा वापसी मानसून, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पर कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिन में होने वाली वर्षा जो है लौटती मानसून के कारण यहाँ पर आपको वर्षा देखने के लिए मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु वाला क्षेत्र में होता है। तमिलनाडु वाला क्षेत्र में लौटती मानसून से ज़्यादा वर्षा होता है, और इसे हम सिर्फ पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं। जो आपका लौटती मानसून होता है इसे हम सभी क्या कहते हैं? पूर्वी मानसून या पूर्वोत्तर मानसून भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की संख्या को निरूपित किया जाता है। देखिए, परमाणु की संख्या को हम सभी जेड से निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉन को हम सभी पी से, न्यूट्रॉन को एन से, याद रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन को ई से करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझ गए। अगला है रासायनिक प्रतीक में AQ प्रतीक क्या दर्शाते हैं? तो ये जलीय विलयन को दर्शाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसका अर्थ होता है कि पदार्थ पानी में घुला हुआ है। AQ का अर्थ होता है पदार्थ पानी में घुला हुआ है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गहने बनाने के लिए सोना का उपयोग होता है, चांदी का भी उपयोग किया जाता है और पैलेडियम का भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा, पैलेडियम करेक्ट आंसर होगा। अगला है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। यह पुस्तक आपका चार्ल्स डार्विन की है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। 1859 में यह प्रकाशित हुआ था, डेट याद रखिएगा। अगला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है और प्रिज्म से गुजारने पर हर रंग क्या होता है, अलग अलग आपको दिखाई देने लगेगा। न्यूटन ने सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में बताया था, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो चाल समय ग्राफ का ढाल त्वरण से प्राप्त किया जाता है, किससे, त्वरण से किया जाता है, तो याद रखिएगा त्वरण से। अगला है व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। तो व्हिटेकर ने 5 मानदंडों का उपयोग किया था। पहला हो जाएगा आपका मोनेरा जगत के बारे में बताया था। उसके बाद प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा, याद रखिएगा कितना, प्रोटिस्टा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा फंजाई हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लांटी जगत हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा एनिमिलिया जगत हो जाएगा। तो कुल कितना, 5 जगत में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, वह है। तो ऑक्सीजन जो है वाष्प उत्सर्जन दर को प्रभावित नहीं करता, जबकि आपका प्रकाश की तीव्रता, वायु का वेग, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी करता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है तो तरंग दैर्घ्य का मान सेमी में क्या होगा। सबसे पहले ये समझिए कि जो तरंग दैर्घ्य होता है इसको निकालने के लिए सूत्र क्या है, पता है आप सभी को, फार्मूला क्या होता है, v/f होता है। यानी कह सकते हैं कि वेग बटा हो जाता है आवृत्ति। क्या बताया आपको, या कह सकते हैं कि चाल बटा क्या होता है, आवृत्ति होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, चाल बटा आवृत्ति होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा चाल कितना दिया हुआ है, 340 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है ना। और उसके बाद आवृत्ति कितना है, 1700 आपको हर्ट्ज दिया हुआ है आवृत्ति। अब इसको कटाइए, जब कटाइएगा तो ये आपके पास कितना आएगा पता है आप सभी को। देखिए इसको जब कटाइएगा तो 0 से 0 कट गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ 34, यहाँ 170 है, पॉइंट बैठाइए, यहाँ पर 0 बैठा के पॉइंट बैठाइए और उसके बाद यहाँ पर एक 0 लाइए, 340 हो जाएगा। 170 दूनी 340 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 0.2 हो गया। तो ये 0.2 जो है ये क्या है आपका मीटर में है, याद रखिएगा आप सभी। हमको क्या लाना है, सेंटीमीटर में लाना है। तो अब 0.2 को हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको आप गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यौगिक जिसका आणविक समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं, इसे समावयवी कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि जैव विविधता बढ़ाने का किस प्रक्रिया के द्वारा खाद में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैव विविधता बढ़ाने के लिए जो हम सभी खाद में परिवर्तन कर सकते हैं, जैविक खाद बनाकर कर सकते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगर जैविक खाद को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ये आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। ए मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण होता है और संबोधन होता है। कुल 8 होता है। इसका चिन्ह पता है आप सभी को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, रे, रा, री,
उसके बाद अधिकरण में पर होता है, और संबोधन के लिए हे अजी सुनो एहो, ये सभी क्या है, ये सभी आपका कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है, जबकि ये सभी आपका क्या है, वाक्य गलत है। अगला है पत्थर कुछ अधिक मुलायम हो गया है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास में क्या होता है, विरोध प्रकट किया जाता है। क्या लगता है कि पत्थर कभी मुलायम हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। जो पत्थर चीज है, जो कठोर चीज है, वो कभी मुलायम नहीं हो सकता। आप बोलेगा लोहा मुलायम हो जाएगा, संभव है, नहीं होगा। पिघलाने के बाद हो सकता है लोहा मुलायम हो जाए, पर पत्थर कभी मुलायम नहीं होगा। तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया गया। काव्य के शब्द और अर्थ में चमकदार ला दे उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। तो साहित्य में इसे हम सभी अलंकार कहते हैं। जो काव्य और शब्द के अर्थ में चमकदार यानी कि सुंदरता ला दे, उसे हम सभी अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना होता है, याद रखिएगा आप सभी। जिस प्रकार से स्त्री को सजावट करने के लिए गहना चाहिए, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार चाहिए। तो याद रखिएगा, तो काव्य की सुंदरता कौन बढ़ाता है, अलंकार। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं, तो इसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे संज्ञा पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, विशेषण होता है, सर्वनामिक पदबंध होता है। तो ये सभी पदबंध है जहां से प्रश्न बनता है पेपर में। तो संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को हम सभी क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अगला है कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे कड़े बड़े अंधेरो हो, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें क्या होता है, सलेश अलंकार होता है। सलेश अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर बारे जो देख रहे हैं आप सभी, बारे का जो अर्थ होता है वो जलना भी होता है या जलाना भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, जलाना भी होता है। और इसी का अर्थ जो होता है वो पैदा भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, पैदा होना होता है। क्या होता है, पैदा होना होता है। और यहाँ पर से जो आप बड़े देख रहे हैं, बड़े का अर्थ होता है बुझना भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, बुझना भी होता है। और इसी का अर्थ जो होता है वो बड़ा होना भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, बड़ा होना भी होता है। तो एक ही शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है आप सभी को। पता है कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब परिवार होता है। बात समझे आप सभी, सलेश अलंकार है। जैसे आपको बताए थे कि सुबरन को ढूंढत फिरत कभी विहवारी चोर, तो सुबरन का अर्थ क्या है, अलग अलग है। सुबरन का अर्थ स्त्री भी होता है, सुबरन का अर्थ सोना भी होता है, और सुबरन का अर्थ क्या होता है, शब्द भी होता है। तो एक ही शब्द था और अर्थ क्या है, अलग अलग है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। देखिए, रस सिद्धांत के प्रवर्तक की बात किया जाए तो भरत मुनि हो जाएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपलग नव नील नैनन विशाल में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिएगा किसी के समान बताया जा रहा है। यहाँ पर जो आकाश है, नव का अर्थ आकाश ही होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, आकाश ही कहते हैं। तो आकाश का वर्णन जो है एक विशाल नैनन के रूप में किया जा रहा है। आकाश को किसके रूप में किया जा रहा है वर्णन, एक नैनन, विशाल नैनन के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो अनुप्रास नहीं होगा, यमक उपमा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बच जाता है रूपक अलंकार होता है। आपको बताए थे कि अगर किसी के समान बता दिया जाए या किसी के रूप में बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ये आपका गलत है। सही क्या होगा कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। शुद्ध क्या होगा कि गया में अनेकों दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर कई नहीं होगा, यहाँ पर अनेक हो जाएगा। अनेकों दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो कई के स्थान पे अनेक का प्रयोग उचित होता। अगला है कि व्राजा युद्ध में कौन सा समास है। तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। समास विग्रह करके देखिए कि वज्र है आयुध जिसका। अगला है तेज एक्सप्रेस हवा से बात करती है। इस वाक्य में हवा से बात करना का क्या अर्थ है। तेज एक्सप्रेस हवा से बात करती है, यहाँ हवा से बात करना
का अर्थ क्या है? बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल समझ गए। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी वाला कि उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। सही क्या होगा? आंसू निकल पड़ा। सही क्या होगा कि उसके आंखों से, यहां पर जो आंख है यहां पर हो जाएगा आंखों से, उसके आंखों से आंसू निकल पड़ा, ये शुद्ध होता है। बाकी बात सभी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी बात जो है सभी सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। तो आंख के स्थान पे आंखों कीजिए। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता जो है आचार्य विश्वनाथ होगा, ऑप्शन में बी। याद रखिएगा आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यह जीवन क्या है? निर्झर है, अलंकार है, इसमें कौन सा? तो यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें भी क्या है? रूपक अलंकार है। जीवन को क्या बताया जा रहा है? निर्झर के रूप में बताया जा रहा है। अगला गद्यांश पढ़ के उत्तर देना था। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और सबसे पहले गद्यांश को आपसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी नदियों के बारे में दिया गया है जो कि भारत के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर अभी नदी के बारे में आपको पता है कि गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है। तो गंगा के बारे में चर्चा हुआ है, बिल्कुल हुआ। यमुना, गोदावरी, ये सभी के बारे में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए नीरव का संधि विच्छेद होता है नि धन रव होता है, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है? तो अनुशासन शब्द का विशेषण हो जाएगा अनुशासित होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के आपका 4 भेद होता है, सर्वनाम का 6। अगला है कि द्रुत, विलंबित और सेवैया किस प्रकार का छंद है? तो ये एक आपका वर्णिक छंद हो जाएगा, याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपका करंट अफेयर शुरू होता है। हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? तो इसका नाम जो है 2024 PT5 है, याद रखिएगा आप सभी। 2024 PT5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। लगभग जो है कि ये 53 दिन तक परिक्रमा करने वाला है और ये जो है कि आपका अर्जुन क्षुद्रग्रह पट्टी से संबंधित है आपका। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय IT मंत्री अश्वनी वैष्णव ने देश के AI मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये आपका इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल और उसके बाद AI कोर्स को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में रूस ने प्रशांत महासागर में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र नौसैनिक गत की है? तो ये आपका चीन के साथ में की है। तो याद रखिएगा आप सभी, चीन के साथ में। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार रोपवे सफारी की जा रही है? तो देखिए रोपवे सफारी जो शुरू की जा रही है ये आपका हो जाएगा तारबोड़ा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, तारबोड़ा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। अगला है कि किस राज्य ने कक्ष के चड़वा रखाल क्षेत्र में काराकल प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये आपका गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। तो इतना आपका करंट अफेयर से संबंधित था। तो चलिए आज कितना ही। आज के सेशन में हम सभी कुल जो है कि 62 प्रश्न कंप्लीट किए हुए थे, जिसमें आपको हिंदी, GK GS प्लस में करंट अफेयर कंप्लीट करवाए हैं जो अति महत्वपूर्ण था आपके पेपर के लिए। और हमें उम्मीद है कि आप सभी इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कीजिएगा और नहीं कि जरूर कर लीजिएगा। देखिए आज जो है कि हिंदी का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए थे, बट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल एवरेज करके चलेंगे। और कल से जो है कि बिल्कुल आपको GK GS का ज़्यादा वेटेज मिलेगा, उसके बाद हिंदी का फिर कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? बिल्कुल समझे। तो जाते जाते सभी वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सबको प्राप्त हो सके। जो भी एप्लीकेशन से क्लासेस करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पर थ्योरी क्लास चलता है, जाके ज्वाइन करके बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। जो आपका सपना है उसे आप अचीव कर सकते हैं।